रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही शानदार टॉपिक है। जब भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। क्लास कंप्लीटली बाईलिंगुअल होती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, क्योंकि सब्जेक्ट की एक अपनी डिमांड है कि टर्मिनोलॉजी चूँकि इकोनॉमी की इंग्लिश में ज़्यादा यूज होती है तो थोड़ा सा इंग्लिश ओरिएंटेशन रहेगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ लीजिएगा आप। राइट, शुरुआत करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सबको पता है कि पूरे देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम को चलाए और साथ में सरकार के बैंक के रूप में काम करे। इस कॉन्सेप्ट के साथ एक डेवलपमेंट हुआ है, काफी पुराना डेवलपमेंट है। दुनिया के कई सारे देशों में बहुत पहले ही सेंट्रल बैंक्स डेवलप हो गए। जब इंडिया की बात आई तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक के रूप में डेवलप हुआ उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यह भारत सरकार का या भारत का केंद्रीय बैंक माना जाता है। राइट, तो आप देखें इसके बारे में क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि पढ़ने में आपको सुविधा हो इसलिए कंटेंट को बिल्कुल बाईलिंगुअल रखा जाता है और थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया जाता है, ताकि यदि आप बाद में पीडीएफ से भी समझना चाहें तो आपको पूरी बात समझ में आए। पढ़ाते समय मैं की पॉइंट्स का यूज करूंगा और उस पर समझाने की बात करूंगा, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना है आपको। लिखने की कोशिश बहुत ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ, सिस्टमेटिकली लिखा हुआ, वो आपको एज इट इज पीडीएफ मिल जाती है। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि देश में एक जो केंद्रीय बैंक होगा उसका नाम क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको? आरबीआई। और ये क्या होगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा। ध्यान दीजिएगा, आप समाज में, मार्केट में एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी देखते होंगे, लेकिन वो कॉमर्शियल बैंक है जो आरबीआई के अंडर गाइडलाइन में काम कर रहा है, लेकिन ये सेंट्रल बैंक कहलाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहेंगे। और कहा क्या जा रहा है कि इट इज द एपेक्स बॉडी इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। भारतीय वित्तीय प्रणाली के अंदर यदि सबसे टॉप अथॉरिटी कोई है तो वो कौन है? आरबीआई है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इट इज ओन्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि आरबीआई किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, तो आंसर होगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करती है। इट एक्ट्स एज रेगुलेटरी बॉडी, यह एक नियामक संस्था के रूप में काम करती है। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एपेक्स बॉडी है सबसे ऊपर, और रेगुलेटरी बॉडी है। क्या करेगी? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इंडियन बैंकिंग सिस्टम के रेगुलेशन के लिए। और जब आप इंडियन बैंकिंग प्रणाली को रेगुलेट करेंगे तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? आपको उन्हें कंट्रोल भी करना पड़ेगा। उनको कितना पैसा जाना चाहिए, कितना पैसा उनसे खींच लेना चाहिए हमको वापस, ये सब चीजें किसके पास होगी? अल्टीमेटली इकोनॉमिक सिस्टम में आरबीआई के पास होगी। यानी बैंकों को पूरा गाइडलाइन देने का काम करेगी, बैंकों को चलाने का काम करेगी, बैंक करप्ट कैसे हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने का काम करेगी। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आरबीआई सबसे टॉप पर होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, फाइनेंशियल सिस्टम में ही यदि शेयर मार्केट है तो शेयर मार्केट का कंट्रोल आरबीआई के पास नहीं रहेगा, उसके लिए दूसरी एजेंसी बनाई गई है। इंश्योरेंस है यदि, तो इंश्योरेंस का काम आरबीआई के पास नहीं रहेगा, उसके लिए दूसरी एजेंसी बनाई गई है। बेसिकली बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे और एनबीएफसीज की बात करेंगे। अभी आगे पूरी कहानी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नाउ द कोर क्वेश्चन इज दैट कि सर व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई? आरबीआई का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो हमने अभी समझाया आपको कि सम ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव कैन बी सीन एज फॉलोज। सबसे पहली बात करें तो टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, जो बैंक नोट्स हैं, बैंक करेंसी नोट्स हैं, इनको रेगुलेट करना। टू मेंटेन रिजर्व, ध्यान दीजिएगा, टू मेंटेन रिजर्व विथ व्यू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी कि देश में मौद्रिक स्थिरता बनी रहे, इसको ध्यान में रखना आरबीआई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि देश में बहुत वोलेटाइल सिचुएशन हो जाए फाइनेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, अचानक से महंगाई बहुत बढ़े, महंगाई बहुत घटे, तो ऐसे देश में कोई निवेश नहीं करना चाहेगा। जब एक स्टेडी ग्रोथ होती है किसी भी कंट्री की, तब वहां पर लोग निवेश करना चाहते हैं, और निवेश से क्या होगा? जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो हमें आपको काम मिलेगा। यानी कि आरबीआई का जो मेजर फंक्शन है, वन ऑफ द मेजर फंक्शन है, तो क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, कि देश में मॉनेटरी स्टेबिलिटी रहे। और क्या कह रहे हैं? टू ऑपरेट द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, यानी कि बैंकों से लोग लोन ले सकें, बैंकों को कैसे लोन देना है, बैंकों को कैसे पैसा मिलेगा, क्रेडिट सिस्टम को पूरा मेंटेन कर रही है आरबीआई, ये भी इसका एक मेन काम है। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्रोथ, मतलब कि देश में ग्रोथ भी हो लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी भी हो, ऐसा ना हो कि मूल्य किसी वस्तु या सेवा का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो और उस पर किसी का कंट्रोल ही ना हो कि कैसे वो चल रहा है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आरबीआई के।
थोड़ा सा हम लोग एक बार क्रोनोलॉजी में बात कर लेते हैं कि कैसे आरबीआई डेवलप हुई है, हिस्ट्री क्या कहते हैं आरबीआई की, देखिएगा। तो हिस्ट्री में आपको बस टाइम लाइन ध्यान देना है कि कैसे ये ओरिजिनेट हुआ। हमने कहा कि इतना सिस्टमेटिक पीडीएफ है ये कि आपको कुछ करना नहीं, बस आप मेरी बात को समझना। इट वॉज द टाइम ऑफ 1921 जब देश में बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिला करके इंपीरियल बैंक बनाया गया। और उसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को बार बार सजेशंस आ रहे थे कि एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनना चाहिए, और उसके लिए उसने एक कमीशन सेटअप किया था 1926 में, जिसको आप रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस कहते हैं, जिसे आप यंग हिल्टन कमीशन के नाम से या हिल्टन एंड कमीशन के नाम से भी जानते हैं। यंग हिल्टन कमीशन ने रिकमेंड किया कि देश में क्या बनना चाहिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम आगे चल करके आप देख रहे हैं कि आरबीआई के रूप में डेवलप हो रहा है। तो यानी कि किस कमीशन के रिकमेंडेशन पर आरबीआई का गठन हो रहा है, यंग हिल्टन कमीशन। बात आगे बढ़ती है, 1934 में एक्ट आता है जिसे आप कहते हैं आरबीआई एक्ट 1934, और इस एक्ट से इसका गठन किया जाएगा। तो जब आरबीआई एक्ट से आप इसको बनाओगे तो यह बॉडी कैसी होगी, यह स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। तो कोई आपसे पूछे कि आरबीआई कैसी बॉडी है, तो आंसर होगा स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब है कि सांविधिक निकाय है, विधि के द्वारा हमने इसको स्थापित किया है। ठीक है, कौन से एक्ट के द्वारा, आरबीआई एक्ट 1934। 1935 में कहा गया कि 1 अप्रैल 1935 से इसने अपना ऑपरेशन शुरू किया। ध्यान रखेंगे कि इनिशियली इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता बनाया गया था। 1 अप्रैल 1937 से इसके हेडक्वार्टर को कलकत्ता से परमानेंटली कहां शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। इसको आप याद रखिएगा कि आज भी आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। और 1949 में क्या कर दिया गया, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्वेश्चन उठता है कि सर राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है, मैं समझाता हूं। देखिए, राष्ट्रीयकरण का मतलब बहुत सीधी सी बात है कि जो कंट्रोल है वो प्राइवेट ओनर से निकल करके सरकार के पास चला जाएगा। इसे हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन, यानी कि अब उस पर जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। तो नेशनलाइजेशन क्या है वो मैंने समझा दिया, नेशनलाइजेशन क्या है वो मैंने समझा दिया। किस ईयर में किया गया, 1949 से। लेकिन अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, कहा जा रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि कोई आपसे पूछे कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ है, तो 1949 में हुआ है। लेकिन किस एक्ट से हुआ है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप। पब्लिक ओनरशिप का मतलब सरकारी, जब भी कभी टर्म पब्लिक लग जाए इकोनॉमी में या कहीं पर भी, तो पब्लिक का मतलब समझना है कि उस पर सरकारी नियंत्रण है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन ऑफ द आरबीआई which transformed it from a privately owned entity to a fully government owned entity। यानी कि अभी तक जो आरबीआई 1949 से पहले जो प्राइवेट ओनरशिप में थी, अब वो किस में शिफ्ट कर गई, सरकारी नियंत्रण में चली गई। अब आगे मंत्रालय उसको देखेगा, सरकार देखेगा। ठीक है, आफ्टर नेशनलाइजेशन इन 1949 इट इमर्ज्ड एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नो लॉन्गर रिमेन्ड अ बैंक इन द टेक्निकल सेंस। मतलब कहने का यह है कि आरबीआई बैंक के रूप में काम नहीं कर रही है, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में काम कर रही है। मतलब कहने का है कि आरबीआई का काम बैंकों को ऑपरेट करना है बेसिकली, ना कि डायरेक्टली हमारे आपके बैंकिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, मतलब आपका खाता आरबीआई में नहीं खुलेगा डायरेक्टली। बात समझ गए होंगे आप मेरी, राइट। भारत सरकार के बैंक के रूप में काम कर रही है, राइट। तो ये पूरा राष्ट्रीयकरण हमने आपको समझा दिया है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके ऑफिसेस कहाँ हैं, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रल ऑफिस कहाँ है। तो सेंट्रल ऑफिस के बारे में हमने बताया कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। और मुंबई के साथ साथ हमने कहा कि अब जोनल ऑफिस पर बात करते हैं। तो देखिए, 4 जोनल ऑफिस हैं। कितने जोनल ऑफिस हैं, 4 जोनल ऑफिस हैं, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। कौन कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुंबई इटसेल्फ हेडक्वार्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहीं पर जिसका जोनल ऑफिस है वो वेस्ट रीजन को, कोलकाता ईस्ट रीजन को, दिल्ली नॉर्थ रीजन को और साउथ रीजन को चेन्नई रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम अदर ऑफिसेस की बात करें तो आप देखिए कि अबाउट 22, कितने, लगभग 22 रीजनल ऑफिसेस हैं। तो इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि लगभग 22 रीजनल ऑफिसेस हैं इनके, और 22 ऑफिसेस से पूरे देश में आरबीआई क्या कर रही है, इस पूरे अपने काम को ऑपरेट कर रही है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बात करते हैं कि आरबीआई का हायरार्किकल स्ट्रक्चर कैसा है, आरबीआई कैसे, उसकी संरचना क्या है, कंपोजिशन क्या है। तो जब कंपोजिशन पर बात करेंगे, सबसे ऊपर टॉप पर बैठेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो टॉप हायरार्की है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपेक्स मिनिस्ट्री हो गई, सबसे ऊपर मंत्रालय है वित्त मंत्रालय, उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद कौन होगा भाई, गवर्नर। आरबीआई का एक गवर्नर होगा। आरबीआई के 4 डिप्यूटी गवर्नर होंगे। डिप्यूटी गवर्नर्स के बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर होंगे, चीफ जनरल मैनेजर्स, जनरल मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर,
असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और नीचे सपोर्टिंग स्टाफ्स। ठीक है, तो ये पूरा इनका हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। याद रखना आपको कि आरबीआई में गवर्नर से ऊपर भी यदि कोई बोर्ड है इसको ऑपरेट करने के लिए तो कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आशा कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। कोई कंफ्यूजन हो प्लीज रेज योर डाउट। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई में कौन कौन होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आरबीआई में कौन कौन होगा, तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा ओवरऑल कंट्रोल एंड डायरेक्शंस के लिए। मतलब कि आरबीआई पर पूरा जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। इट इज अ 20 मेंबर बॉडी। कितने मेंबर बॉडी है, 21 मेंबर बॉडी है। याद रखिएगा 21 सदस्यों की बॉडी है जिसे आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं। ठीक है, ऑफिशियल डायरेक्टर की बात करें तो द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉट मोर देन 4 डिप्यूटी गवर्नर्स जैसा कि बताया हमने, और फॉर अ टेन्योर ऑफ नॉट मोर देन 5 ईयर। इस पॉइंट को ध्यान रखना, नॉट मोर देन 5। और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की बात करें तो 10 डायरेक्टर जो होंगे वो अलग अलग क्षेत्रों से होंगे, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 4 डायरेक्टर प्रेजेंटिंग 4 लोकल बोर्ड्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होंगे, और साथ में हमने कहा कि 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होंगे। तो ऑफिशियल डायरेक्टर और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन यदि बनेगा तो ये पूछ सकता है कि आरबीआई में ऑफिशियल डायरेक्टर कौन है और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स कौन है। ठीक है, अच्छा तो हमने आपको इसका संरचना समझाया। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में एक फैक्चुअल बातें कर लेते हैं कि जब गवर्नर की बात आई है, डिप्यूटी गवर्नर की बात आई है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे 1935 से 37 के बीच में। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे 1943 से 49 के बीच में। ये पॉइंट याद रखना। मनमोहन सिंह भारत के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अब तक आरबीआई के गवर्नर के तौर पर भी काम किया है। आरबीआई का निशान मतलब उसका सिंबल बाघ और ताड़ का पेड़ है। यदि आप देखें इस बात को तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा इसको देखिए, बाघ और पीछे ताड़ का पेड़। तो ये आपके एग्जाम में कभी कोई पूछ लेते हैं तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। हम लोग अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की 4 पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी कंपनियां हैं। कौन कौन सी सब्सिडियरी कंपनियां हैं, देखिएगा नाम समझिएगा। सब्सिडियरी कंपनियां का मतलब कि ये आरबीआई के ही अंडर में एक सब्सिडियरी कंपनी के रूप में स्टेबल हैं और अलग अलग पर्पज के लिए काम कर रही हैं। पहले कंपनी का क्या नाम है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC। इसका मेन काम क्या है, क्रेडिट गारंटी को मेंटेन करना, मतलब उधार देने का जो सिस्टम है देश में बैंकों के द्वारा उसको मेंटेन करना। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMPL, मतलब इसका हो गया कि जो करेंसी प्रिंटिंग हो रही है उसको देखने का पूरा काम ये वाली एजेंसी करती है। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, REBIT, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मेंटेन करती है। और इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज को IFTS देखती है। ये 4 सब्सिडियरी कंपनियां हैं जो आरबीआई के काम में सपोर्ट करती हैं, मदद करती हैं। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इसका, जो हमने बताया वही बात यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है। राइट, आइए अब हम आरबीआई के मेजर फंक्शन पर बात करते हैं कि सर आरबीआई का मेजर फंक्शन क्या है, काम क्या क्या है आरबीआई का। ठीक है, तो देखिएगा फंक्शन ऑफ आरबीआई पर जब बात करते हैं तो मेजर फंक्शन ऑफ द आरबीआई कैन बी सीन अंडर द फॉलोइंग 2 हेड्स। कैसे, एक तो मॉनेटरी फंक्शन है आरबीआई का। मॉनेटरी फंक्शन का मतलब क्या हो गया जी, मॉनेटरी फंक्शन का मतलब हो गया कि मार्केट में मनी एंड मनी सप्लाई, यानी कि मार्केट में इकोनॉमी के अंदर से, जब मैं बार बार मार्केट कहूं तो उसका मतलब है कि देश के अंदर ओवरऑल जो इकोनॉमी है, पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, इसमें कितना रुपया, कितना करेंसी फ्लोट करेगा, मार्केट में कितना पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है कि मार्केट में पैसा कम है, ये सब इस सब मॉनेटरी फंक्शन के अंडर में आएगा। ज्यादा हो जाएगा तो कैसे मार्केट से आरबीआई खींचेगी, और कम हो जाएगा तो अब मार्केट में आरबीआई कैसे पैसा डालेगी, इसके लिए पूरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा, आरबीआई बनाएगी। लेकिन इस पर बड़ा डिस्प्यूट है कि था डिस्प्यूट, मतलब कि आरबीआई की वजह से महंगाई बढ़ जाती है। आरबीआई कहती थी कि सरकार की वजह से महंगाई बढ़ जाती है। आप ऐसे समझो कि आरबीआई ने कहा कि नोट छाप के सबको, सरकार ने कहा कि नोट छाप के सबको बांट दो, चुनाव का माहौल है, 10-10 हजार रुपए सबको दे दो। जब नोट छाप के आपने 10-10 हजार रुपए सबको दे दिया तो मार्केट में डिमांड तो बढ़ी, और जब डिमांड बढ़ी है तो फिर सप्लाई यदि उतनी नहीं है तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा। तो अब इसमें गलती किसकी थी भाई, सरकार ने कहा था छापने के लिए ना, और आरबीआई सरकार के अंडर में तो काम कर रही है, तो जब कहोगे तो छाप के तो देगी। लेकिन जब आरबीआई ने कहा कि भाई गोल्ड दे दो उतना जितना नोट छपवा रहे हो,
या उतना फॉरेन एक्सचेंज दो हमको, या उतना आप कुछ, तो सरकार ने कहा नहीं बॉन्ड ले लो हमसे, एक सिक्योरिटी बॉन्ड, एक कागज पे लिख के दे दे रहे हैं कि हाँ ये 10 लाख का है, 10 लाख नोट छाप दो, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। तो बड़ा विवाद आने लगा। तो 2016 में आकर के एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, एमपीसी। अब प्राइमरली देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है ये सब देखना कि कितना नोट जाएगा मार्केट में, कितना नहीं जाएगा, लेकिन एमपीसी भी किसके अंडर में काम कर रही है भैया, आरबीआई के। अंतर सिर्फ इतना है कि एमपीसी में 6 मेंबर होंगे, 3 मेंबर आरबीआई के होंगे और 3 सरकार के होंगे, यानी कि अब 6 लोग मिलकर बनाते हैं कि कैसा बनना चाहिए, ठीक है, और हर 2 महीने पर रिवाइज करेंगे। तो ये पूरी मॉनेटरी पॉलिसी एक अलग लेक्चर में आप पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा आरबीआई का मेन काम क्या है, मॉनेटरी फंक्शन को डील करना। दूसरा, इशुअर ऑफ बैंक नोट्स, यानी कि बैंकों को जो नोट इशू हो रहे हैं 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, 100 रुपए के, 50 जो भी है मतलब करेंसी नोट्स, वो इशू करने का काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि 1 रुपए की नोट को आरबीआई इशू नहीं करती है और किसी भी प्रकार के सिक्के को आरबीआई इशू नहीं करती। ये दोनों काम कौन करता है, ये भारत सरकार करती है, भारत सरकार, सभी सिक्के और 1 रुपए का नोट। लेकिन इन 1 रुपए के नोट और सभी सिक्कों को बाजार में सर्कुलेट करने का काम कौन करेगा, आरबीआई करेगी। यानी कि 1 रुपए के नोट को छापना और सभी सिक्कों की ढलाई का काम भारत सरकार करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन नोटों को मार्केट में सर्कुलेट करने का काम जो होगा वो आरबीआई करेगी, ठीक है। करेंसी नोट किस मेथड से छापे जाएंगे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम से, यानी कि हमारे पास कितना गोल्ड या कितना फॉरेन एक्सचेंज या कितना पुराना नोट आया है मार्केट से, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, नया नोट छापेंगे। ऐसा मन मर्जी नहीं चलेगा कि जितना नोट चाहो उतना छाप के दे दो। यदि आपके किसी के दिमाग में आता है कि जितना नोट चाहो उतना छाप के दे दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फिर तो किसी के पास पैसे कमी रहेगी नहीं और संसाधन तो सीमित है। तो जब सब लोग जाकर के कहेंगे भाई हमको गोल्ड ही चाहिए, तो गोल्ड उतना नेचर के पास है ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर रुपया आप ट्रक में भर के रुपया ले जाएंगे और झोले में रख के सब्जी ले आएंगे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो कोई मतलब नहीं, रुपए पर आप सोए रहिए, उस रुपए से आप कुछ खरीद ही ना सकते हो तो रुपए का बिस्तर बिछा के सो जाओ पहाड़ लगा के, कोई फायदा है उसका। ट्रक में रुपया भर के ले जा रहे हो और हाथ में पाव रोटी लेके आ रहे हो, तो ऐसे कोई फायदा नहीं होगा ना। इसीलिए बहुत ही कंट्रोल मैनर में करेंसी सर्कुलेट करी जाती है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार के बैंक के रूप में कौन काम कर रहा है, आरबीआई काम कर रही है। क्या क्या करेगी भाई, गवर्नमेंट के खातों को, ट्रेजरीज को मैनेज करेगी, गवर्नमेंट भारत सरकार के पैसे को जमा करेगी, सरकार को लोन देगी बिना किसी इंटरेस्ट के शॉर्ट टर्म के लिए, और क्या करेगी, सरकार का जो सिक्योरिटी है G-Secs गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि जो कागज पर लिखा रहेगा कि या कोई जैसे कोई किसान विकास पत्र है, कोई इंदिरा विकास पत्र है, कोई अटल विकास पत्र, इस तरह की कोई मान लो कागज का टुकड़ा है जिस पर लिखा भारत सरकार आपको 500 का 5 साल में 1000 कर देगी, और ये सरकार उस पर वादा करती है सील मोहर लगा के, तो उस कागज को भी बाई करने का और सेल करने का काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा। इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं हम लोग, बाद में इस पर हम लोग चर्चा दूसरे वाले वीडियो में करेंगे कि क्या है। इसके बाद गिव्स मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइस टू द गवर्नमेंट, सरकार को सलाह देगी कि किस प्रकार से आपको अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही सारी बातें हिंदी में हमने समझा दिया, आपको बता दिया। अभी सरकार का बैंक हो गया, नोट करेंसी शुरू हो गया, बैंकर्स ऑफ द बैंक, बैंकों का भी बैंक है कौन, बैंकों का बैंक है आरबीआई। जैसे आप बैंक से जो उम्मीद करते हैं कि आप अपना पैसा बैंक में ले जाकर जमा करते हैं और बैंक से आप लोन ले लेते हैं, इसी प्रकार से बैंक वाले अपना पैसा ले जाकर के आरबीआई में जमा कर सकते हैं और उनसे पैसा लोन में ले सकते हैं। इसे हम कह रहे हैं कि वो बैंकों का बैंक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है ये अंतिम जगह है जहां से बैंक वाले लोन लेकर के आएंगे और वही लोन ले आकर के आपको लोन दे देंगे। अब यही से समझिएगा कि यदि मॉनेटरी पॉलिसी वाले में पढ़िएगा, यदि आरबीआई लोन सस्ता देगी बैंकों को तो लोगों को भी सस्ता लोन मिलेगा, यदि आरबीआई बैंकों को लोन महंगा देगी तो लोगों को भी महंगा लोन मिलेगा। इसका मतलब अंतिम रिजॉर्ट है आरबीआई, वहीं से चीजें चलेगी। साथ में कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि जो हमारे देश में फॉरेक्स रिजर्व है, डॉलर कितना है, युआन कितना है, एसडीआर कितना है, गोल्ड कितना है, उन सबका जो गार्जियन है, संरक्षक है, वो कौन है, वो है आपका आरबीआई, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई, बता रहा हूं लगातार कि कितना पैसा मार्केट में जाएगा, मुद्रा तरलता कितनी रहेगी, उन सब पर नियंत्रण किसका होगा, आरबीआई का होगा, ठीक है। तो ये सारे इसके मेजर फंक्शन है। जनरल फंक्शन ऑफ आरबीआई की बात करें तो जनरल फंक्शन ऑफ आरबीआई में देखेंगे तो 2-3 चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। एक तो यह है कि फंक्शन जनरल रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम एज टू मेंटेन द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। मेजर फंक्शंस इंक्लूड इन दिस कैटेगरी आर एज फॉलोज, क्या क्या इसमें शामिल है देखिएगा। एक तो रेगुलेटर ऑफ बैंक बता दिया, प्रमोशनल फंक्शंस बता दिया, प्रमोशन करेगी कि लोग बैंकिंग हैबिट को प्रेफर करें,
फाइनेंशियल इंक्लूजन, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन एंड प्रमोटिंग डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। अब मेरी बात को समझिएगा, आपके नंबर पर मैसेज आता होगा आरबीआई के द्वारा, आरबीआई से, कि आप किसी को अपना ओटीपी ना बताएं, बहुत सारी चीजें ना बताएं। तो ये क्या है, ये आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस सिखाई जा रही है। साथ में कहा जा रहा है कि आप कैसे बैंक को यूज करें, बैंक जाएं, जनधन खाते खुलवाएं, वो सब क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। लोगों की हैबिट को चेंज किया जा रहा है। कंज्यूमर यानी कि जो बैंक के कस्टमर है उनको बहुत सारे माध्यम से अवेयर किया जा रहा है, अलग अलग एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो ये सब भी काम क्या है, आरबीआई का ही है, लेकिन ये अदर फंक्शंस में हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। करेंसी नोट्स प्रिंटिंग एंड क्वाइंस मिंटिंग इन इंडिया, इस पर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले तो बेसिक बातें कर ली हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं थोड़ा और डिटेल में, क्योंकि कई कई बार सवाल पूछते हैं। करेंसी नोट्स पर बात करते हैं तो करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड 4 प्लेसेस इन इंडिया। भारत में 4 जगहों पर करेंसी नोट प्रिंट होते हैं। कौन से 4 जगह, नासिक कहां पर है, महाराष्ट्र, देवास कहां पर है, मध्य प्रदेश, मैसूर कहां पर है, कर्नाटका, और साल्बोनी कहां है, वेस्ट बंगाल। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में सवाल आता है कि नोट कहां प्रिंट नहीं होती है, तो 4 जगह प्रिंट होती है, साल्बोनी, मैसूर, नासिक और देवास, ठीक है। चारों का स्टेट लोकेशन भी बता दिया हूं। और याद रखिएगा कि जो पेपर्स आते हैं वो जरूरी नहीं है कि इंडिया से आते हो सकता है बाहर से भी आते हो, अलग अलग जगहों से पेपर आते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि अब दीज नासिक एंड देवास प्रेसेस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब नासिक और देवास जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन्ड किए जा रहे हैं। वेयर एज मैसूर एंड साल्बोनी प्रेसेस ओन्ड बाय द आरबीआई थ्रू इट्स होली ओन्ड सब्सिडियरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड BRBNML। याद रखेंगे, 2 इसमें ऐसे प्रेस हैं जिस पर नियंत्रण भारत सरकार का है, और 2 ऐसे प्रेस हैं जिस पर नियंत्रण पूरी तरह से आरबीआई का है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, प्रिंट का कितना होगा, सर्कुलेट कैसे होगा, सब जिम्मेदारी आरबीआई की है। क्वाइंस की बात करें तो 4 मिंट्स लोकेटेड है कहां कहां पर, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता एंड नोएडा। मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता एंड नोएडा में सिक्के ढाले जाएंगे, और सभी जो सिक्के हैं ढालने वाला पूरा जो मिंटिंग वो है, वो पूरा कंट्रोल में किसके है, वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। क्योंकि हमने शुरू में बताया है कि सिक्के ढालने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। एज पर द इंडियन क्वाइनेज एक्ट 1906, क्वाइंस कैन बी इशूड अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ 1000 रुपीज। याद रखिएगा, जैसे आपने देखा होगा 10 के सिक्के, 20 के सिक्के, 25 के, 50 के, 100 के, 120 के, 125, कोई सिक्के देख सकते हैं आप। कहा जा रहा है कि अप टू द 1000 रुपए तक के सिक्के ढाले जा सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई एक्ट 1934 कहता है कि करेंसी नोट कैन बी इशूड अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ ₹10,000, यानी कि 10,000 रुपए तक की नोट छापी जा सकती है। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप मॉनेटरी स्टेबिलिटी चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो ऐसे में किसी भी कंट्री में जो कंट्री इकोनॉमिकली सस्टेन कर रही है, अच्छा काम कर रही है, स्टेबल ग्रोथ दिखाई दे रही है, वहां पर हाइयर डिनोमिनेशन के नोट्स और सिक्के नहीं चलते हैं। समझ रहे हैं? जैसे देखिए ना, आपके पास 2000 की नोट आई थी, धीरे धीरे उसको क्या किया, आरबीआई ने रोल बैक किया, क्योंकि 2000 की नोट मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, तो बड़ी डिनोमिनेशन की नोट है, करेंसी इन्फ्लेट करेगी, बात समझिए, महंगाई बढ़ सकती है, ठीक है। तो बड़ी करेंसी नोट्स कभी मार्केट में सर्कुलेट नहीं करनी चाहिए। लेकिन छापने का अधिकार कितना है, 10,000 रुपए तक के नोट छापे जा सकते हैं। द ₹1 नोट इज द ओनली करेंसी नोट which bears the signature of finance secretary। किस पर, वित्त सचिव का इस पर हस्ताक्षर होगा, वित्त सचिव का, वित्त मंत्रालय के जो वित्त सचिव है, ठीक है। बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक, सब हिंदी में भी सब लिखा हुआ, ठीक है। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम को जरा समझ लीजिए कि कितना नोट छापा जाएगा। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहता है कि 1957 में द आरबीआई अडॉप्टेड द मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर इशूइंग करेंसी नोट्स। एज पर दिस सिस्टम टू इशू मनी द आरबीआई मेंटेन्स गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व ऑफ वर्थ ₹200 करोड़ एज अ बैकअप, ठीक है। यदि हम बात करें कि आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम, तो मिनिमम ऑफ ₹115 करोड़ शुड बी इन गोल्ड। चलिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर आपसे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान रखना। पब्लिकेशंस पर सवाल आएंगे कि आरबीआई जो रिपोर्ट्स पब्लिश करती है वो कौन कौन सी रिपोर्ट है। तो एक तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है हाफ ईयरली, ध्यान दीजिएगा, अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। ये बताएगा कि देश की वित्तीय स्थिरता की क्या स्थिति है, राइट। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, ये भी हाफ ईयरली है, कि एमपीसी की रिपोर्ट आएगी कि एमपीसी कैसे काम कर रही है ना, ये आपका 6 महीने पर। अच्छा,
एमपीसी रिवाइज होगी पॉलिसी हर 2 महीने पर, लेकिन रिपोर्ट जो आ रही है वो 6 महीने पर हो रही है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाफ ईयरली है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हाफ ईयरली है, और साथ में आप अगला जो देखेंगे उसमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे क्वार्टरली रिपोर्ट आएगी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कि जो लोग यूज कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कह रहा है, और कह रहा है कि इट कंप्लाइज क्वांटिटेटिव रिस्पांस फ्रॉम हाउस होल्ड रिगार्डिंग देयर सेंटिमेंट्स ऑन जनरल इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब सामान्य आर्थिक स्थिति देश में क्या है, कितना कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पर, इसका सर्वे रिपोर्ट आएगा। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि महंगाई कितनी बढ़ सकती है इसका जो एक्सपेक्टेशन है, ये सर्वे भी होगा और ये भी क्वार्टरली होगा। तो याद रखना सर्वे दोनों क्वार्टरली हैं। इससे पहले जो 2 रिपोर्ट बताया वो हाफ ईयरली है, ठीक है। ये 2 रिपोर्ट जो बताया वो आपका क्या है, हाफ ईयरली है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, तो रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी हाफ ईयरली है। देखो रिपोर्ट तीसरी भी आई, ये भी हाफ ईयरली, ठीक है। और डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई भी जारी करेगी, इंडेक्स है, ठीक है। तो इंडेक्स जो जारी करेगी उसका पैरामीटर क्या है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का मतलब कि अभी क्या स्थिति चल रही है डिजिटल पेमेंट का, इसे आरबीआई डीपीआई हम लोग कहते हैं। तो आरबीआई डीपीआई जो है ये 5 बड़े पैरामीटर पर बनाई जा रही है। एक पेमेंट इनेबलर्स कितने हैं, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर है ये, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स, पेमेंट परफॉर्मेंस कैसी है, और कंज्यूमर का सेंट्रिसिटी कैसा है। इसको थोड़ा सा हिंदी में भी आप समझ लीजिए, शायद हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो हल्की सी। भुगतान सक्षम करता, भुगतान अवसंरचना मांग के पक्ष के कारक पर, भुगतान अवसंरचना आपूर्ति के कारक पर, उपभोक्ता का कितना सेंट्रलाइजेशन है डिजिटल पेमेंट की तरफ ये भी बताएगा, और भुगतान प्रदर्शन कैसा है ये बताएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिस पर आरबीआई अपना डीपीआई पब्लिश करती है, ठीक है। आरबीआई अपना डीपीआई पब्लिश करती है। तो यदि हम लोग कंक्लूड करें, इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करें हम लोग, तो हमने क्या समझा है हमने क्या समझा है, हमने ये समझा है कि सर देश में एक बैंक है जिसका मुख्य काम बैंकिंग नहीं है, ये बैंकों को चलाने के लिए एक अपेक्स बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है, रेगुलेटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है और ऑटोनॉमस बॉडी है। इसके पास बहुत सारे अपने पावर्स हैं, इन पावर्स का यूज करके ये सरकार को लोन देती है, सरकार के खाते को मैनेज करती है और सभी बैंकों को लोन देती है, लोन का लास्ट रिजॉर्ट है। सारी बातें हमने आपको समझा दी है, क्या इसका संरचना है, क्या इसके काम है। अब इसके जो सब्सिडियरी पार्ट्स हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के साथ जब आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब मॉनेटरी फंक्शंस में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको और क्लियर होगा कि आरबीआई काम करे। वहीं से फिर क्या जुड़ता है, इन्फ्लेशन जुड़ता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आरबीआई के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। फिर भी यदि कोई भी डाउट रहे तो आप मैसेज जरूर किया करिए, क्योंकि आपका जब डाउट मैसेज आएगा तो मैं मानूंगा कि आपने हमारे लेक्चर को पूरा सुना है और समझा है, और कहीं कोई डाउट हुआ है तो बताएंगे आप हमें, ठीक है। थैंक यू।